ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस मिलेनियम ब्रिज अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए लंदन में रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, पर जैसे ही इसके ऊपर लोगों ने चलना शुरू किया, मिलेनियम ब्रिज बुरी तरह से झूलना शुरू हो गया। ये देखते ही अथॉरिटीज हरकत में आ गई और 2 दिनों के बाद इसको दोबारा से अगले 2 सालों तक बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लंदन का ये फेमस ब्रिज दुनिया की नजरों में आ चुका था। इसको बनाने वाले सारे इंजीनियर्स सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर इतना मजबूत ब्रिज सिर्फ लोगों के चलने से कैसे हिल सकता है। इस बात का जवाब हमें 350 साल पहले हुए एक एक्सपेरिमेंट में मिलता है, जब हॉयगेंस नामी एक साइंटिस्ट ने इन दोनों पेंडुलम क्लॉक्स को चेक करने के लिए अपने घर पे एक लकड़ी से लटकाया। दोनों क्लॉक्स को एक एक करके स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि दोनों क्लॉक्स आपस में सिंक्रोनाइज हो गई है। लेफ्ट वाली क्लॉक का पेंडुलम लेफ्ट की तरफ स्विंग करता, तो उसी वक्त राइट वाली क्लॉक का पेंडुलम राइट की तरफ। हॉयगेंस को क्लॉक्स का ये अजीब बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा से दोनों क्लॉक्स की मूवमेंट को हिलाया, लेकिन 30 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गए। हॉयगेंस का ख्याल था कि शायद इन दोनों के बीच में एयर प्रेशर का कोई कनेक्शन है, इसलिए उन्होंने दोनों क्लॉक्स के बीच में एक कार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन 2 मिनट के बाद वो क्लॉक्स एक दूसरे के साथ दोबारा सिंक्रोनाइज हो गई। फिर आखिरकार उन्होंने दोनों क्लॉक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। एक को एक कुर्सी से लटकाया तो दूसरी को दूसरी कुर्सी से। तब जाकर उन्होंने नोटिस किया कि क्लॉक्स का ये इनविजिबल कनेक्शन अब टूट चुका है। पर जब ये दोनों एक ही लकड़ी से लटकी हुई थी, तब उनका आपस में क्या कनेक्शन था? इस वीडियो में 32 मेट्रोनॉम्स को एक टेबल पर रखकर अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया जा रहा है, यानी इनकी स्टार्टिंग सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 ही मिनटों के बाद आप देख सकते हैं कि ये 32 के 32 मेट्रोनॉम्स हैरतअंगेज तौर पे खुद ब खुद आपस में सिंक्रोनाइज हो गई है। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी कई बार एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं। इस वीडियो में ऑडियंस एक परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रही है। शुरू में हर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ तालियां बजा रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। इन लोगों को किसी ने भी ऐसा करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी सब ने अपनी तालियों की फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ मैच कर डाला। अब इन तमाम एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर से मिलेनियम ब्रिज को देखते हैं। हुआ यूं कि जब यहाँ इतने सारे लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया, तो अपने आप काफी लोगों के स्टेप्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हो गए। मिलेनियम ब्रिज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इसकी केबल्स ने ब्रिज को साइड से सपोर्ट दी हुई थी, ना कि ऊपर से। सिविल इंजीनियर और खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ये उसूल होता है कि फुट ब्रिज की डिजाइनिंग के दौरान उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इंसानों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रखा जाता। जब एक झूले पर बैठ के हम अपनी टांगों को झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आगे या पीछे करते हैं, तो झूला अपने आप तेज हो जाता है। इसी तरह जब मिलेनियम ब्रिज पे लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और ब्रिज पहले थोड़ा सा झूलना शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिज की केबल साइड पे लगी हुई थी। इसी वजह से ब्रिज की मूवमेंट साइडवेज थी। इस साइडवेज मूवमेंट की वजह से अब लोगों ने भी खुद को बैलेंस करने के लिए साइडवेज चलना शुरू कर दिया, और फिर रेजोनेंस की वजह से ब्रिज की मूवमेंट किसी झूले की तरह तेज से तेज होती गई। जब ये मसला अच्छी तरह से डायग्नोज हो गया, तो फिर इंजीनियर्स ने मिलेनियम ब्रिज पर टोटल 89 शॉक एब्जॉर्बर इंस्टॉल किए। एनर्जी को बिखेरने के लिए 37 और वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 52 शॉक एब्जॉर्बर इंस्टॉल किए गए। अपना काम कंप्लीट करने के बाद फरवरी 2002 में मिलेनियम ब्रिज को एक बार फिर से टेस्ट किया गया। कंपनी ने 2000 से ज्यादा लोग अरेंज किए और उनको ब्रिज पर चलाया। टेस्ट के बाद जैसा प्रिडिक्ट किया गया था, ठीक वैसे ही ब्रिज की मूवमेंट भी बंद हो गई।